फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो रिस्क आप पर ही है। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एग्जाम में बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। इवन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स वाले, वहाँ पर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो मतलब आज का वीडियो आपको किसी भी हालात में स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक देखना है अगर आप अपने मार्क्स लूज नहीं करना चाहते हैं तो आज का हमारा टॉपिक क्या है इतना इंपॉर्टेंट? आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। हमें तो यही समझ नहीं आता। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर नहीं होता और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, फिर उसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे बोलते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किसे बोलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ लोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जो डेफिनेशंस हैं ये फिर मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए जो आप अपने क्लास 10 में पढ़कर आए हैं। क्लास 10 में जो आपका पहला चैप्टर है, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहां पे ये फॉर्मूला आता है। फिर लाइफ प्रोसेसेस में फॉर्मूला आता है। मतलब क्लास 10 में आपको ग्लूकोज की अच्छी खासी जानकारी है, आपको इसका फॉर्मूला पता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आपको पता है आपके क्लास 10 से, दैट इज C6H12O6 means 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen in one molecule of the glucose. ग्लूकोज हमारा एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। यही चीज हुई ना, यही मतलब हुआ इस फॉर्मूला का। अब आप क्या मुझे बता सकते हो ये सारी चीज में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 6, 12, 6। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर आउट देयर? कॉमन क्या है इन सब में? 6। अगर हम इसका कॉमन फैक्टर निकाल लें 6, आपके पास पीछे क्या बचा? कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। अगर हम इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर निकालने पर जो हमारे पास फॉर्मूला बना दैट इज CH2O। बस यही आपको याद रखना है। जो आप फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं ये आप पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि हमारे पास जो कंपाउंड है ग्लूकोज, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं वो हमें बताता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने इसका ये जो कॉमन फैक्टर है 6 निकाल लिया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा? CH2O। और ये कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बचा, ये हमारे पास बच गया इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बचा ये है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। याद रखिएगा, अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ रहा है, मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसे निकालने के बाद जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बच रहे हैं ऑफ ईच एलिमेंट, वो आपको देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब भी हम लोग एक्चुअल में बताते हैं कि कितने कितने एटम्स किस किस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो ये जो एक्चुअल नंबर है ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये हमें क्या बता रही है? एम्पेरिकल फॉर्मूला।
आई रियली होप कि अभी आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अभी आप लोग इस चीज में एटलीस्ट कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बार डेफिनेशंस को देख लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड का वो फॉर्मूला है विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो कि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है किसकी? ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, कि जो वेरियस एलिमेंट्स है, वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके कितने कितने एटम्स होंगे, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो बताए वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो, जो हमें एक्चुअल रेशियो बता रहा है एटम्स की ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, वो क्या होगा? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां से आप बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हो कि देखो जैसे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, यहां लिख लेते हैं C6H12O6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें से हमने 6 कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो हमारे पास बचा CH2OO। ये कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग क्या जनरलाइज कर सकते हैं? दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और ये n रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी यहां से आपने सीख लिया, जनरलाइज कर लिया, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। So the numerical is, an organic compound has the following percentage composition: carbon equals 57.82%, hydrogen equals 3.6%, and rest is oxygen. Its vapor density is 83 and you need to find its molecular formula and empirical formula. इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स में। अब कहते हैं आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है, तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम आपको बनाना है एलिमेंट का। एलिमेंट देखिए कौन सा है? कार्बन, देन देयर इज हाइड्रोजन, और साथ में बोला गया है रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। अब इसकी क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है? कार्बन कितना प्रेजेंट है? कार्बन इज 57.82%, हाइड्रोजन इज 3.6%। देखिए ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हमें बताया नहीं गया है, हमें सिर्फ इसके लिए एक हिंट दिया गया है कि जो बचा वो ऑक्सीजन है, रेस्ट इज ऑक्सीजन। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि हमने 100% में, अगर परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं, परसेंटेज टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी रहती है? 100। अगर हम लोग 100 में से इनका परसेंटेज, मतलब इनका जो टोटल परसेंटेज है दैट इज 57.82 प्लस 3.6, ये सब ट्रैक्ट कर देते हैं, जो तो रेसिडुअल हमारे पास बचेगा 38.58। तो हम लोगों के पास तीनों ही एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आर नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है हम लोगों ने लिख ली है, इसके बाद हमें लिखने हैं इनके एटॉमिक मासेस। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। इसके बाद हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ एटम्स, मतलब हमें एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? जो भी कॉम्पोजिशन है हमारे पास दैट इज 57.82, इसे डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, जो भी कॉम्पोजिशन है उसे एटॉमिक मास के साथ। अब ये 38.58 को हम लोग डिवाइड कर देंगे विद दैट ऑफ 16। याद रखिए जितनी भी कॉम्पोजिशन है आपको उसे उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 57.82 को अगर हम लोग 12 के साथ करते हैं, देखो आप इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट करके देख लो। जैसे 12 के टेबल पे आप जाओगे, 12 4 48 एंड 12 5 60। अब ये हमारा 57.82 आ रहा है, मतलब जो इसका आंसर है वो 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, 5 के नज़दीक रहेगा। तो अप्रोक्सीमेशन से हमें पता चला इसका आंसर आ जाएगा समथिंग 4.8। करके डिवाइड करके देख लो, आपके पास आ जाना है 4.82। 3.6 का आ गया, डिवाइडेड 1 3.6। अभी 16 पे आ जाओ। 16 का टेबल आपको पता है ना क्या रहता है? 16 1 16, 16 2 32, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है कई बार। 16 3 48, 16 4 64। अब देखो ये जो आंसर है ये आया 38 आया ना, ये यहाँ पे 32 वैल्यू है और 48 वैल्यू है। तो मतलब 16 3 48 और 16 2 32 है ना। तो मतलब ये 38.58 तो समवट इन दोनों वैल्यूज के बीच हो गया ना। तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 3 के थोड़ा नज़दीक जाने पर 2 से थोड़ा दूर, और इसका आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 2.4 तक आ जाएगा। डिवाइड करके देखो एग्जैक्ट आपका आ जाना है 2.41। तो मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगाने से हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं। देन वंस यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के बाद हम लोग लेंगे इसका सिंपलेस्ट मोलर रेशो। क्या लेंगे? सिंपलेस्ट मोलर रेशो, जो सबसे छोटा वैल्यू है। सबसे छोटा वैल्यू तीनों में कौन सा है? 2.41। सबसे छोटे वैल्यू के साथ हमें सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। मतलब आप चाहे 4.82 है, चाहे 3.6 है, चाहे 2.41 है, आप सभी को सबसे छोटे वैल्यू 2.41 के साथ डिवाइड करेंगे। आप सभी को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 2.41 के साथ। अब ये जो 2.41 है इट इज डबल। देखो ये क्या है? 2.41। अब इसका देखो 1 का 2, 4 का 8, 2 का 4, डबल आ रहा है ना। तो इसका हमें डिवाइड करके आंसर क्या मिल जाएगा? 2। अब 2.41 को 3.6 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ गया यहाँ पे 1.5। 2.41 का 2.41 के साथ क्या आ गया? 1। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन 1.5 होल नंबर नहीं है। 1.5 को अगर हमें होल करना है तो हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 के साथ, तभी तो ये 3 बनेगा। अगर हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 2 के साथ करना पड़ेगा और इसे भी 2 के साथ करना पड़ेगा। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं कॉलम को, तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आ गया? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1.55 इंटू 2 3 और 1 इंटू 2 2। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आ गया? 4 3 एंड 2। अब यहीं से आप लोग बता सकते हो कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज कार्बन सिंपलेस्ट का, मैंने भी बताया ना कि आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है? जो वेरियस एलिमेंट के एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में बताए। अब जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर हमने निकाल लिया रेशो। कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो C4H3O2, C4H3O2 ये क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और यहाँ से हमारा एक पार्ट जो है वो डन हो गया। अभी हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हमें पता चलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, दैट अभी करवाया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स द एम्पेरिकल
फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास n का वैल्यू क्या है वो हमें तो पता ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा n का वैल्यू। अब ये n का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? n का वैल्यू हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के साथ कैलकुलेट करके। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा n का वैल्यू। अब भाई आप बोलोगे ना तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ना ही हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है, हमारे पास तो दोनों मासेस नहीं है। अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं है, आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं सभी के मासेस को ऐड कर दो, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन कितना रहता है? 12 प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता है? 1 प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना रहता है? 16। 48 प्लस 3 प्लस 32, यहाँ हो गए 48 और 32 40 80 3 83, और ये जो है 83 यू हमारे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये क्या आ गया हमारे पास? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग क्या करें? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको गिवन है वेपर डेंसिटी। आपको क्या गिवन है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम वेपर डेंसिटी। ये एवोगैड्रो ने हमें बताया था, ये एवोगैड्रो ने डिराइव करके दिया था दैट जो मॉलिक्यूलर मास है वो वेपर डेंसिटी का डबल होगा। ठीक है, अब 2 वेपर डेंसिटी हम लोगों की कितनी है? 83। मतलब अब हमें मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू भी पता चल गया, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास भी पता चल गया, वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग n का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब n किसके इक्वल होगा? n का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड विद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स 83, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने कितना कैलकुलेट किया? 83 से 83 कैंसिल, n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 2। n का वैल्यू क्या आ गया? 2। मतलब अगर ये आप सारी चीज़ों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस हिसाब से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल, सब कुछ डबल कर दो। n का वैल्यू 2 आया ना, मतलब कॉमन फैक्टर 2 है। 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C8H6O4। और इस तरह से हमने सिर्फ ये जो हमें कॉम्पोजिशन गिवन है और वेपर डेंसिटी गिवन है उससे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड किया और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। कुछ नहीं है, स्टेप्स ध्यान से दोबारा से देख लो। एलिमेंट लिखे, कॉम्पोजिशन लिखी, तुम्हारा काम अब शुरू होगा। सबसे पहले एटॉमिक मास लिखना है, फिर कॉम्पोजिशन को तुमने एटॉमिक मास से डिवाइड करते जाना है। जो भी सबसे छोटी वैल्यू आई उस सबसे छोटी वैल्यू को सभी जो वैल्यूज आई हैं उनके साथ डिवाइड करना है और तुम्हें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मतलब कि मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ गई तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में इसको कन्वर्ट करना पड़ा। 1.5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 बनेगा, तभी वो सिंपलेस्ट होल नंबर में जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सभी को करना पड़ा। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आ गई? 4 3 2, और यही लगाकर हमारा बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे n का वैल्यू तो पता नहीं, n का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? आपको मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है। अब तो गिवन नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से
जितने भी एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं सभी के मासेस को ऐड कर दो। 4 टाइम्स 4 टाइम्स मास ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन ऐड ऑन करके वैल्यू आया हमारे पास 83। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल गया, मॉलिक्यूलर मास पता नहीं। मॉलिक्यूलर मास या तो आपको गिवन रहता है फॉर्मूले में, हमें डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमें गिवन थी वेपर डेंसिटी। अब आपको याद रखना है वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है। एवोगाड्रो ने दिया था दैट मॉलिक्यूलर मास कभी, अब मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसके इक्वल रहेगा, जब भी हम लोग वेपर डेंसिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 83। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी आ गया, वैल्यूज फिल करिए और हमें एन का वैल्यू मिल गया। एन का वैल्यू कितना आया 2। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं इसका कॉमन फैक्टर पता चल गया ना, हमें एन का वैल्यू पता चल गया 2। कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इनका, तो हर एक चीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। तो ये हमें मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में आप लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कभी भी छोड़कर मत जाइए। ये इतने अच्छे और इतने, मतलब देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है ना, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। मतलब ये न्यूमेरिकल डाल के हम लोग बच्चों का एवोगाड्रो लॉ भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे को एवोगाड्रो लॉ का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला में फ़र्क पता है या नहीं, हमें ये भी समझ में आ जाता है। वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता है या नहीं, हमें ये भी पता चल जाता है। सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो का मतलब उसे पता है या नहीं, हमें ये भी पता। मतलब ये जो एक न्यूमेरिकल है यहाँ से एक बच्चे के बहुत सारे एस्पेक्ट जो है उसे चेक किया जा सकता है। तो मतलब दिस न्यूमेरिकल तो बस ये है कि जिससे हम बच्चे का पूरा चैप्टर समझ सकते हैं कि उसे आता है या नहीं आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये छोड़कर नहीं जाना है। बहुत हैवी वेटेज रखता है ये एग्जाम में। सो डू प्रैक्टिस सच न्यूमेरिकल्स, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिए, लेकिन इसे सबसे पहले आप नोट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे स्कोर लेके आइए अपने एग्जाम्स में।